आप जानकारी लेंगे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। तो 1850 से 1905 तक के काल को उदारवादी काल कहा गया। अब 1905 के बाद क्या क्या घटनाएं घटी जो परीक्षा में कई बार पूछी गई। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, अंग्रेजी के गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र उसमें बंगाल कहलाता था। तो भारत से बंगाल क्षेत्र को अलग कर दिया गया। अलग करने की जो घोषणा की गई वह 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गई। अर्थात 16 अक्टूबर को प्रभाव में आ गई, जो अलग हो गया। तो 16 अक्टूबर को भारतीयों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मना और इसका विरोध किया राखी बांधकर। तो प्रमुख घटना थी एक 1905 की। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई जो 16 अक्टूबर को प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर को प्रभावी, अतः 16 अक्टूबर को भारतीयों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर भारतीयों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया। 1905 में ही इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई। 1905 में ही इंडिया हाउस की स्थापना ये हुई थी लंदन में। और ये किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये भारतीयों के हित के लिए लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की 1905 में ही। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी जो थे सलीम उल्लाह और आगा खां। दो व्यक्तियों ने की थी, सलीम उल्लाह और आगा खां द्वारा। सलीम उल्लाह और आगा खां द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसका पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे आगा खां। तो प्रथम अध्यक्ष रहे थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। इसका पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा हुई थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग करी गई। दादा भाई द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग 1906 में हुई थी। जबकि स्वराज शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती में मिलती है। स्वराज शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने दी थी। इन्होंने कहा था कि कोई पराधीन राज्य कितना भी अच्छा हो, स्वाधीन जितना अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात इन्होंने स्वाधीन राज्य सर्वोपरि माना था। तो सर्वप्रथम जो स्वराज की जो उल्लेख मिला है, या सर्वप्रथम स्वराज शब्द की जो चर्चा करी थी वह सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने करी थी और स्वराज की मांग सर्वप्रथम करी थी ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने करी थी। समय देखेंगे 1907 में एक तो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन का मतलब सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसी समय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। नरम दल और गरम दल में दो भागों में बट गई थी। ठीक ना। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जब नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। 1907 में ही अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। यह गठन किया था अरविंद घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन हुआ था, ये किया था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने ये किया था कलकत्ता में।
1907 में ही कांग्रेस का सूरत विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था और 1907 में ही अनुशीलन समिति का गठन ये किया था अरविंद घोष ने, ये कलकत्ता में अरविंद घोष ने किया था। अच्छा, अरविंद घोष ने भी आईसीएस की परीक्षा पास करी थी। भारत के 4 व्यक्तियों ने लंदन जाकर आईसीएस की परीक्षा पास करी थी, ठीक ना। एक पहले जो आईसीएस परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस परीक्षा पास करने वाले थे। दूसरे व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बहनोई एसएन बनर्जी, जिन्हें असम से बर्खास्त कर दिया गया था, ये दूसरे थे। और तीसरे थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने मात्र 6 माह की तैयारी करके और आईसीएस की परीक्षा पास करके और त्यागपत्र दे दिया था। और चौथे व्यक्ति थे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष पहले ब्रिटिश सेवा में कार्यरत रहे, अर्थात यहाँ पर कलेक्टर बने। कलेक्टर बनने के बाद इन्होंने यहाँ से गुमनाम हो जाते हैं और क्रांतिकारी बन जाते हैं। क्रांतिकारी बनने के बाद जब इन्हें पुलिस इनकी तलाश खोज काफ़ी करती है तो ये एक योगी का जीवन व्यतीत करते हैं। और योगी के जीवन व्यतीत करने के बाद इन्होंने कई गठन किए और कई पुस्तकें भी लिखी थी। ये थे अरविंद घोष। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि वह कौन क्रांतिकारी था जो पहले ब्रिटिश सेवा में रहा और उसके बाद क्रांतिकारी बना और फिर योगी जीवन व्यतीत कर अपना इतिहास रचा था। वह थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ने 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी और 1907 में भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने तिरंगा जर्मनी में लहराया था। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया वह कौन भारतीय महिला थी जिसने भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में तिरंगा लहराया था, ठीक ना। वह थी भीकाजी कामा, ठीक है, जिसने तिरंगा लहराया था। ये तिरंगा लहराया था, ये बीडी सावरकर से प्रेरित थी और बीडी सावरकर द्वारा बनाया गया तिरंगा ही इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया था, भीकाजी कामा ने। तो भारत की आज़ादी के लिए तिरंगा लहराने वाली पहली महिला थी भीकाजी कामा और भारत की आज़ादी के लिए तिरंगा पहली बार जो विदेशों में लहराया गया था वह था जर्मनी स्टुटगार्ट में पहली बार लहराया गया था 1907 में। अब 1908 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की हत्या हुई थी। यहाँ प्रफुल्ल चाकी जो क्रांतिकारी थे, भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति खुदीराम बोस था। तो खुदीराम बोस को 16 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को 1908 में खुदीराम बोस 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी। तो भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति जो था वह था खुदीराम बोस, जो 1908 में शहीद हुआ था। हाँ, बात करी जाए अगर मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे जो थे वो भारत की आज़ादी के लिए नहीं थे, उनका सैन्य विद्रोह था। वह अपनी आज़ादी से तंग आ गए थे क्योंकि उन्हें चर्बी लगे कारतूस दिए जाते थे। मंगल पांडे एक पंडित ब्राह्मण थे, जनेऊधारी ब्राह्मण थे और उन्हें सुअर और गाय की चर्बी लगे कारतूस जब खींचने को दिए गए थे तो ये जानकारी जब मिली तो उनकी उनकी आत्मा और धार्मिक आस्था उनकी आहत हुई। किनकी? मंगल पांडे की। जब उनकी अपनी स्वयं की आस्था आहत होती है तो वह अपनी आज़ादी के लिए और अपने धर्म को भ्रष्ट करने के कारण वह अपने 2 अधिकारियों की घायल कर देते हैं। एक अधिकारी को तो मार देते हैं, एक को गोली मारकर घायल कर देते हैं। तो जो मंगल पांडे द्वारा जो आंदोलन किया गया था या पहली बार मंगल पांडे को फांसी दी गई तो वह भारत की आज़ादी के लिए नहीं दी गई थी, वह उसके स्वयं के विद्रोह के लिए दी गई थी। कई विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को तरह तरह से माना था। किसी ने पहला धार्मिक विद्रोह माना था, पहला धार्मिक क्योंकि धर्म उनका आहत हुआ था। किसी ने पहला सैन्य विद्रोह माना था और किसी ने पहला सामाजिक विद्रोह माना था। तो कई इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को तरह तरह से विद्रोह माने थे क्योंकि इनके स्वयं के निजी स्वभाव थे। 1857 क्रांति में जिन्होंने विद्रोह किया था, कोई अपने राज्य हड़पे जाने की वजह से, जैसे झांसी राज्य हड़पे जाने की वजह से उन्होंने विद्रोह किया था।
तो कोई यहाँ से तंग आकर किसी ने विद्रोह किया था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह एक भारत की आज़ादी के लिए विद्रोह नहीं था, वह स्वयं की आज़ादी के लिए विद्रोह माना इतिहासकारों ने। इसीलिए मंगल पांडे मरे तो 1857 में थे। मंगल पांडे को फांसी 1857 में दी गई थी और इन्हें 1908 में दी गई थी। तो फिर यहाँ पर कहा जाता है भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति, तो भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति 1908 में खुदीराम बोस था, क्योंकि इसने भारत के लोगों को जो तंग किया जाता था उसके लिए खुदीराम बोस ने एक जज के ऊपर बम गिराया था। वह जंग था किंग्सफोर्ड, बंगाल की कलकत्ता का, बंगाल में कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता का मुख्य जज था, ठीक है ना। वह भारतीयों को लगातार अपमानित कर रहा था और छोटी सी सज़ा मतलब या छोटी सी गलती करने पर भी भारतीयों को लगातार मृत्युदंड और फांसी सज़ा दे रहा था, ठीक ना। वह था जो जज, वह जज था किंग्सफोर्ड। तो भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ? 1908 में खुदीराम बोस था भारत की आज़ादी के लिए। जब मंगल पांडे हुआ स्वयं की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे, या वो 1857 की क्रांति के लिए शहीद हुए थे। तो 1908 में जब खुदीराम बोस जब शहीद हुए थे, ये सबसे कम उम्र की अवस्था में, हाँ, भारत की आज़ादी के लिए सबसे कम उम्र की आयु में शहीद होने वाले व्यक्ति भी खुदीराम बोस थे, और भारत की आज़ादी के लिए पहली बार शहीद होने वाले व्यक्ति भी खुदीराम बोस थे। तो खुदीराम बोस जब शहीद हुए थे, इन्हें क्यों फांसी दी गई थी वह देखते हैं। 1908 में ही बंगाल का एक हाईकोर्ट था कलकत्ता में, बंगाल का हाईकोर्ट कलकत्ता में। भाई भारत में सर्वप्रथम जो हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी वह कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद 3 हाईकोर्ट की और स्थापना हुई थी, वह हुई थी मुंबई मद्रास और कलकत्ता में 2 हाईकोर्ट की। ये जो कलकत्ता में हुई थी ये था सुप्रीम कोर्ट। भारत में सर्वप्रथम जो न्यायालय बना था या कोर्ट बना था वह बना था सुप्रीम कोर्ट, ये कलकत्ता में बना था। और इसके जो पहले जज बने थे वह बने थे एलिजा इम्पे, यह बने थे जॉर्ज एलिजा इम्पे। तो भारत में पहला न्यायालय बना था वह कलकत्ता का था, और भारत में पहले जो जज बने थे वह एलिजा इम्पे बने थे, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता में ही एक हाई कोर्ट और बनता है, ये सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता में एक हाई कोर्ट और बनता है, तो और उसके साथ 2 हाई कोर्ट और बनते हैं, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में। इस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट और 3 हाई कोर्ट बने थे। इन 3 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर जो जज हुआ करता था वह जज हुआ करता था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊंचा जज, वही जज आया था कभी किंग्सफोर्ड। तो 1908 में एक जज आता है किंग्सफोर्ड जज आता है। ये भारत के क्रांतिकारियों को वह लगातार अपमानित कर रहा होता है, और लगातार इनके फांसी की सज़ा भी दे रहा होता है, इसलिए ये बहुत कुख्यात था। कौन? किंग्सफोर्ड जज, ये बहुत कुख्यात था। इसकी जानकारी जगह जगह फैल रही थी कि किंग्सफोर्ड जज ऐसा आया जो नेक सी गलती पर भी किसी को माफ़ नहीं करता, सीधी फांसी सजा देता है। ये छोटे 2 बच्चे थे 14-16 साल के, जो थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, दोनों दोस्त थे। ये थे मुजफ्फरपुर के। तो मुजफ्फरपुर में जब ये जो व्यक्ति था किंग्सफोर्ड लगातार लोगों को फांसी दे रहा था, उसमें भारतीयों में असंतोष फैल गया था और क्रांतिकारी भड़क चुके थे। तो ब्रिटेन से पता चला कि हो सकता है किंग्सफोर्ड की हत्या न कर दी जाए, तो किंग्सफोर्ड को कलकत्ता से हटाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाकर जुडिशरी जज का एक सदस्य बना दिया गया, अर्थात जजों का सहायक बना दिया गया था, क्योंकि ये मारा न जाए। लेकिन ये कुख्यात तो था ही। जब खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी की बात पता चली, ये छोटे 14-16 साल के 2 व्यक्ति थे, तो जब इन्हें पता चलता है कि किंग्सफोर्ड मुजफ्फरनगर आ रहा है, जब मुजफ्फरनगर में आया हुआ था उसी समय वहाँ पर 3 गाड़ियाँ चल रही थी। जब ये आया था लेकिन बग्गी से आया था, जब किंग्सफोर्ड मुजफ्फरनगर में जब आया था वह बग्गी से आया था। ये सूचना पता चलती है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। तो बग्गी से आता है, यहाँ 3 बग्गी होती हैं, 3 बग्गी में एक में होता है किंग्सफोर्ड, और दूसरे में एक में था किंग्सफोर्ड और दूसरे में था इसका एक सचिव था किंग्सफोर्ड का, जज का सचिव था, इसका नाम था मिस्टर कैनेडी।
हाँ, हम आपको जानकारी देना खुदीराम बोस को फांसी क्यों हुई थी उसकी जानकारी ध्यान से सुनेंगे आप। तो 3 बग्गी से गुजर रहे थे किंग्सफोर्ड के साथ एक बग्गी थी और उसके सचिव की एक दूसरी बग्गी थी और एक बीच में बग्गी चल रही थी, उसमें इनका सचिव जो था मिस्टर कैनेडी, ठीक ना, इनकी पत्नी और इनकी एक पुत्री, अर्थात 2 लेडीज, 2 महिलाएं, इनकी एक पत्नी और इनकी एक पत्नी और इनकी पुत्री एक बग्गी में जा रही थी। अच्छा, प्रफुल्ल चाकी ये छोटे छोटे बालक थे, 14-16 साल के। इन्हें पता चला था यही गाड़ियां जो जा रही हैं इन्हीं में किंग्सफोर्ड जज जा रहा है, तो इन्होंने बम का निर्माण किया और बीच वाली बग्गी अर्थात जिस पर मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री जिस पर सवार थी उस पर बम फेंक दिया, तो जिसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी जाती है। यहाँ किंग्सफोर्ड बच जाता है, जबकि हमला किंग्सफोर्ड पर किया था, किंग्सफोर्ड बचता। और हाँ, यहाँ पर एक बात और है, जो मिस्टर कैनेडी था ये लगातार भारतीयों को और भारतीय क्रांतिकारियों को कई बार माफ़ करने के लिए प्रयास किया करता था। यहाँ भारतीयों को फांसी की सज़ा होने के बाद भी ये अपने पूरे प्रयास किया करता था भारतीयों को बचा दिया जाए, अर्थात जो मिस्टर कैनेडी था वह भारतीयों के लिए काफ़ी हितैषी था और भारतीयों के लिए भविष्य भी था, ये हितैषी था। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये होता है कि जो भारतीयों का सहयोग दे रहा था उसमें और तो सभी जज और सब गवर्नर और सभी सैनिक लगातार भारतीयों को अपमानित और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। 1-2 भले व्यक्ति अंग्रेज भी थे जो अंग्रेज हिंदुओं के और भारतीयों के बारे में जो अच्छा सोचते थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे मिस्टर कैनेडी। जब मिस्टर कैनेडी भारतीयों के हितैषी थे और उसी समय भारतीयों द्वारा ही मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री की हत्या कर दी जाती है, इसमें भारतीय और मिस्टर कैनेडी दोनों बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि भारतीयों के हितैषी थे मिस्टर कैनेडी। तो जब ये जानकारी भारतीयों को मिलती है तो भारतीय बहुत दुखी होते हैं, इन्हीं पुत्री और पत्नी को मार दिया गया। और मिस्टर कैनेडी इस बात से सोचते हैं कि मतलब इन्हीं भारतीयों के हित में हमने सभी कार्य किए और इन्होंने भी मेरी पत्नी और पुत्री की हत्या कर दी। तो मिस्टर कैनेडी भी भारतीयों के खिलाफ हो जाते हैं, मिस्टर कैनेडी भारतीयों के खिलाफ हो जाते हैं। इसमें जब जानकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को मिलती है कि मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई जो मेरे हितैषी थी, तो यहाँ पर जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं वह अपने आप को शर्म खाते हैं और अपने आप को धिक्कार करते हैं। प्रफुल्ल चाकी कहते हैं अरे जो मेरा हितैषी था मैंने उसी को मार दिया, मेरी गलती हो गई थी। अपनी गलती सहन नहीं कर पाए तो इन्होंने अपनी स्वयं हत्या कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, इन्होंने फांसी लगा ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस ने यहाँ जानने के बाद भी आत्महत्या नहीं की, क्योंकि भारतीय खुदीराम बोस को भी लगातार अपमानित कर रहे थे। अरे तुम न मतलब जो भारतीय हितैषी थे उन्हीं को मार दिया, तुम्हें सैंडर्स मारना था, जानकारी नहीं थी तो क्यों मारने गए, तमाम प्रकार की बात है। तो यहाँ पर जब प्रफुल्ल चाकी ने तो शर्म की वजह से और अपने आप की गलती की वजह से स्वयं में अपनी आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। यहाँ पर बचते हैं अब खुदीराम बोस करते हैं, अब गलती तो हो ही गई है, लेकिन अब किंग्सफोर्ड को मारने के लिए ही हम जीवित रहेंगे और उसके बाद भले हम मारे जाए, हम स्वयं नहीं मरेंगे, ये कहा था खुदीराम बोस ने। लेकिन खुदीराम बोस कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये थे खुदीराम बोस। अतः भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का बालक और पहला शहीद व्यक्ति था वह थे खुदीराम बोस। यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी ने तो स्वयं हत्या कर ली थी। तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। जो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी है मुजफ्फरपुर कांड अथवा किंग्सफोर्ड पर बम डालने के केस में दी गई थी। किंग्सफोर्ड पर बम डालने के केस में, अथवा ये डाला था मुजफ्फरपुर में, तो इसे मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वह क्यों दी गई थी? ये किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के लिए, भाई फेंका तो किंग्सफोर्ड पर ही था, और मुजफ्फरपुर कांड अथवा मुजफ्फरपुर कांड के लिए फांसी दी गई थी। ये 1908 में। 1909 में भारत में सर्वप्रथम मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में भारत में मार्ले मिंटो सुधार आया। इस सुधार के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। अर्थात ब्रिटिश के चाहते थे कि भारत में मुसलमानों को अलग कर दिया जाए,
दलितों को अलग कर दिया जाए, ब्राह्मणों पंडितों को अलग कर दिया जाए, सिख को अलग कर दिया जाए, ईसाइयों को अलग कर दिया जाए। यहाँ पर फूट डालो राज्य करो की नीति अपना रहे थे ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज्य करो के तहत यहाँ पर मुसलमानों को भारतीयों से अलग कर दिया और इन्हें पृथक निर्वाचन की अनुमति दे दी। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत में किसी प्रकार की फूट डाली जाए, तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी ने एक उक्ति बोली कि मार्ले मिंटो सुधार ने मेरा सर्वनाश कर दिया। महात्मा गांधी ने मार्ले मिंटो सुधार आने पर कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने मेरा सर्वनाश कर दिया 1909 में। 1911 में आते हैं। 1911 में लगता है दिल्ली दरबार। 1911 में लगता है दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार कौथा होता? ये दिल्ली दरबार होता तृतीय। कुल दिल्ली दरबार 3 आयोजित हुए थे। इसमें तमाम पैसा खर्च होता था 1911 में। अगर भारत में बात की जाए, सूखा भी पड़ी हुई थी और भारत में 1880 से 1920 तक भारी प्लेग की बीमारी भी रही थी। इस प्लेग की बीमारी में करोड़ों लोग मारे गए थे, अर्थात भारत की बताया जाता है 1/3 जनता इसमें मर चुकी थी। तो 1880 से 1920 तक एक तो वर्षा की वजह से वर्षा नहीं हो रही थी तो भारी अकाल पड़ा हुआ था। दूसरी बात, यहाँ पर महामारी प्लेग की वजह से महामारी फैली हुई थी। वर्षा न होने की वजह से अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ी हुई थी। और इसी समय एक परेशानी और हुई थी, यहाँ पर भू राजस्व के 3 नियम लागू हुए थे। पहले एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व की 3 पद्धतियाँ, स्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व की 3 पद्धतियाँ और किसानों की दम खींच रही थी। रैयतवाड़ी भी टैक्स था एक कृषि पर, महालवाड़ी भी एक कृषि पर टैक्स था, स्थायी बंदोबस्त भी एक टैक्स था। तो ये सब टैक्स ना भर पाने के कारण किसानों के ज़मीन छीन ली गई थी। तो किसानों से ज़मीन भी छीन ली गई। यहाँ किसान अपनी लगान को भर नहीं पाए या खर्चा राजस्व का जो किराया कर हुआ करता तो वह दे नहीं पाए। उसी समय वर्षा भी नहीं हुई तो भीषण अकाल भी पड़ा हुआ था। और उसी समय 1880 से 1920 तक लगभग 40 साल प्लेग की महामारी रही थी। ऐसी स्थिति में भारत में 3 दिल्ली दरबार और आयोजित कर दिए गए थे। दिल्ली दरबार जो आयोजित किए गए थे, ये भारतीयों के पैसे से ही अंग्रेज यहाँ पर एक कार्यक्रम उत्सव किया करते थे। पहला दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 1877 में हुआ था। पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, पहला दिल्ली दरबार हुआ था। और दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। पहला दिल्ली दरबार जब 1877 में हुआ था, ये प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में प्रथम और 1903 में द्वितीय और 1911 में ये तृतीय दिल्ली दरबार था। जब ये दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ करता था, यहाँ भारतीयों का बहुत सारा पैसा इन आयोजनों में खर्च किया जाता था। एक तो भारत में भीषण अकाल और महामारी फैली हुई थी, यहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं हो रहा था और ऊपर से अंग्रेज बहुत पैसा भी भारत का ही खर्च कर रहे थे। तो यहाँ पर जब 1877 में जब दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी, भारत की रानी भी घोषित किया गया था। जो 1877 में यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी को, पहली दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और 1903 में एक ब्रिटिश राजकुमार आया था, एडवर्ड सप्तम, वेल्स का राजकुमार था। सप्तम, ये वेल्स का राजकुमार था। वेल्स ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन में ही आता वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, ठीक ना, और इंग्लैंड ये उसी के भाग हैं। तो यहाँ पर एडवर्ड सप्तम जो आया था, ये वेल्स का राजकुमार था। ये द्वितीय में आया था। प्रथम में ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। जब तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, इस तृतीय दिल्ली दरबार में ब्रिटिश राजकुमार आए थे, जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश राजकुमार आए थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम।
ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम। इस समय जब तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था उस समय गवर्नर था कौन? लॉर्ड हार्डिंग। उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। तो जब जॉर्ज पंचम भारत के लिए आ रहे थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत के कवियों से सभी से कहा था कि आप इनके स्वागत में कोई कविता या गान लिखें, कुछ पंक्तियां लिखें। तो यही शब्द रविन्द्रनाथ टैगोर से भी कहे गए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इनके स्वागत में लिखा था बंगाली भाषा में लिखा था, बंगाली भाषा में लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि नामक पुस्तक में इनके आगमन पर एक स्वागत लेख लिखा था या स्वागत गीत लिखा था, हुआ था जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये लिखा गया था, ये बंगाली भाषा में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बंगाली भाषा में जब लिखा गया तो ये सबसे पहले ट्रायल के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में इसे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। तो भारत में जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, ठीक ना। यह 11 में गाए जाने के बाद जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आते हैं तब जॉर्ज पंचम के सामने ये दिल्ली दरबार में गाया जाता है। जब दिल्ली दरबार में ये गाया जाता है बंगाली भाषा में, तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम अंग्रेजी भाषा जानते, बंगाली नहीं जानते, तो अपने जो ट्रांसलेटर वो सब पूछते ये सब लोग क्या गा रहे हैं। तो उसका ट्रांसलेट किया जाता है कि जन मतलब सब लोग, गण मतलब सब क्षेत्र के लोग, जन गण मन और उनका मन, जन गण मन अधिनायक जया हो, आपके अधीन है और आपके जय हो, आप ही इसके नायक हैं, भारत भाग्य विधाता, आप ही इसके भारत के भाग्य विधाता हैं। तो ये जब ट्रांसलेशन जब अच्छी तरीके से जब सुना जॉर्ज पंचम ने तो जॉर्ज पंचम बहुत खुश हुए। अरे वाह, इतनी तो इज्जत मेरी कभी वहाँ भी नहीं हुई है, ब्रिटेन में भी नहीं हुई है, इतना सम्मान तो कभी ब्रिटेन में भी नहीं हुआ, इतना भारत में। बहुत खुश हुए। जब बहुत खुश होते हैं तो फिर बाद में पूछा जाता है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो उस समय ब्रिटेन द्वारा सन 1911 में लिखा गया था और गाया गया था। तो 1912 में ब्रिटेन द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। तो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वह रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये यूपी पैट की परीक्षा सन 2021 में पूछा गया था कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था, इन्हें नामित 1912 में किया गया था। अच्छा, और भारत का फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1930 में वह सीवी रमन को दिया गया था। तो यूपी पैट का जो पेपर हुआ था उसमें दोनों के नाम थे, उसमें था रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया साहित्य क्षेत्र में अथवा भौतिक क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया। तो यहाँ पर व्यक्ति जो लोग कन्फ्यूज हो गए तो वो कोई सीवी रमन भी लगाए। सुनिए, सीवी रमन को 1930 में दिया गया था। तो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, वह गीतांजलि पुस्तक पर मिला था। और वह गीतांजलि पुस्तक में लिखा गया था ना जनगण मन अधिनायक जय है, तो उसी पुस्तक के लिए दिया गया था। ये किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो भारत का पहला मिलने वाला नोबेल किस क्षेत्र में था? साहित्य क्षेत्र में था। भारत में मिलने वाला पहला नोबेल किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। और नामित कब किया गया था? 1912 में नामित किया गया था, जब गाना लिखा गया था तब। तो आगे देखते हैं। अच्छा, तो लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर भाई गाना लिखा गया था ब्रिटिश राजकुमार के आने पर। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और 1911 में ही कलकत्ता से 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी, ओनली ना कि परिवर्तन की गई थी। राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और 1900 जॉर्ज पंचम दिल्ली द्वारा आयोजन हुआ और राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई। और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दी गई, परिवर्तन हुआ। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुई या परिवर्तित हुई। तो 1911 में परिवर्तन करने की घोषणा करी गई थी, 1912 में परिवर्तित हो जाती है। और जब 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, उसका विरोध किया गया था। तो उसके भारी मात्रा में विरोध होने के कारण 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। तो 1912 की अगली घटना है 1912 घटना है बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा। बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा, बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा 1912 में। ये किसके द्वारा करी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दी गई और यहाँ पर बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा भी कर दी गई, अर्थात बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया और घोषणा भी कर दी गई 1912 में। अगली घटना 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। ये किसने करी थी? लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? स्थान था सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता? ये पड़ता अमेरिका में, अमेरिका में। 1913 में गदर पार्टी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई और 1913 में ही भारत का पहला 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया गया। नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, साहित्य क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में ही। 1914 में एक प्रकरण हुआ था कनाडी भाषा में जिसका जहाज़ का नाम है, एक जहाज़ का प्रकरण हुआ था जिसका नाम था कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण। ये एक कामागाटा मारू नामक एक कैनेडियन जहाज़ था, एक कनाडा का जहाज़ था। ये भारतीय एक व्यापारी थे गुरुदत्त सहाय, भारतीय व्यापारी गुरुदत्त सहाय द्वारा किराए पर लिया गया था व्यापार करने के लिए। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा का एक जहाज़ था जिसे भारतीय व्यापारी गुरुदत्त सहाय द्वारा ये किराए पर लिया गया था। इसमें लगभग 250 से 300 इसमें व्यापारी इसमें थे जो व्यापार करने के लिए जा रहे थे। जब ये व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो फिर अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आया कि हाँ भारतीय भी व्यापार करें, तो अंग्रेज़ों ने इस जहाज़ को किसी भी बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया। जब रुकने नहीं दिया तो भारतीयों और मतलब व्यापारियों और अंग्रेज़ों के बीच झड़प हुई और उसमें जितने जहाज़ में जो व्यापारी थे वह सब मारे गए। ये प्रकरण था कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में। ये कैनेडियन भाषा में है ये कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू नाम का एक जहाज़ था 1914 में। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट कर आते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट कर आते हैं, अफ्रीका से लौटते हैं। 9 जनवरी को अफ्रीका से लौटते हैं महात्मा गांधी। जब 9 जनवरी को महात्मा गांधी आते हैं तो सबसे पहले ये आते हैं अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के हितों के लिए और भारतीयों के हितों के लिए, वहाँ काले लोगों के साथ अन्याय किया जाता था, तो 1915 से पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के हित के लिए बहुत आंदोलन करते रहे, जो उनके आंदोलन सफल हुए थे। ये जानकारी अंग्रेज़ों को अच्छे से जानकारी थी। वही जानकारी भारतीय प्रबुद्धुओं को भी थी, भारत में विद्वान व्यक्ति थे उन्हें भी जानकारी थी कि महात्मा गांधी के आंदोलन काले लोगों के हित में थे, वो सफल रहे। जब महात्मा गांधी भारत में 9 जनवरी 1915 को जब उतरते हैं अपोलो बंदरगाह पर, तो इनका सर्वप्रथम संपर्क होता है गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्हें ये राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राय देते हैं कि महात्मा गांधी आप भारत में 1 वर्ष तक किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ना किसी के पक्ष में कोई आंदोलन चलाएंगे। आप पहले भारत में सभी की स्थिति देखेंगे, जगह जगह पर जनता की स्थिति क्या है, जगह जगह पर किसानों की स्थिति क्या है, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या है, और अंग्रेजों के कार्य और अत्याचार क्या है। पहले आप 1 वर्ष चुपचाप भ्रमण करिए पूरे भारत का, उसके बाद आप निर्णय लीजिए आपको किस पक्ष में जाना है। तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण के गोखले के कहने पर 1 वर्ष तक 1915 से 1916 तक ये चुपचाप भारत में केवल भ्रमण करते हैं। भारत में भ्रमण करने के बाद 1916
भारत में भ्रमण करने के बाद ये 1916 में ये सर्वप्रथम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया जाता है 1916 में। महात्मा गांधी 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया जाता है, उसी में महात्मा गांधी को भी बुलाया जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया महात्मा गांधी ने भारत में पहला भाषण कब दिया था, तो महात्मा गांधी ने पहला भाषण इसी बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में दिया था। ये अपने गुरु के कहने पर 1 वर्ष तक चुप रहे थे। तो महात्मा गांधी ने पहला यहाँ पर मुंह खोला और अपने पहले भाषण दिए थे। तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट कर आते हैं, जो अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं। इनसे सबसे पहले मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके बनते हैं राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं राजनीतिक गुरु 1915 में। 1916 में होता है होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई। ये किसने करी? ये कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, हाँ, बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने। बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने। बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एवं बीजी तिलक करते हैं। बीजी तिलक कभी कांग्रेस के विभाजन में 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस को छोड़कर भाग आए थे। फिर कई लोगों के मनाने पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करने के बाद अपने होम रूल लीग के व्यक्तियों को और अपने साथियों को कांग्रेस में फिर शामिल कर लिया था। तो 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। किनमें समझौता हुआ था इसमें? गरम दल और नरम दल में 1916 में कांग्रेस के समझौते हुए थे। इसी समय कांग्रेस में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है 1916 में, और होम रूल लीग भी कांग्रेस में शामिल होता है। तो इसलिए लखनऊ समझौते को बड़ा रूप माना गया है। इसमें जब ये एकजुट हुए थे उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनी थी वह बनी थी अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1916 में, अर्थात लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई और 1917 में महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन प्रारंभ किया था, वह चंपारण से प्रारंभ किया था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसान दुखी थे वह बिहार के चंपारण में थे। तो जब महात्मा गांधी के कई आंदोलन अफ्रीका में सफल रहे थे, तो ये जानकारी मिलती है, एक किसान होते हैं चंपारण, उनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। एक किसान होते हैं, उनका नाम होता राजकुमार शुक्ल को ये जानकारी पता चलती है कि महात्मा गांधी के आंदोलन सभी सफल रहे थे। तो महात्मा गांधी अब जहाँ भी जाते हैं तो राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से अपने यहाँ की स्थिति देखने के लिए, स्थिति सुधार करने के लिए आग्रह करते रहते हैं। तो जहाँ महात्मा गांधी जाते हैं तो पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल लगे रहते हैं, मेरे चंपारण से पहले प्रारंभ करिए चल के। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी अपने पहले आंदोलन जो प्रारंभ करते हैं, या महात्मा गांधी ने भारत में पहले आंदोलन में जो पदार्पण किया था वह चंपारण के आंदोलन में किया था, चंपारण के सत्याग्रह में किया था। अच्छा, जो सत्याग्रह था यही कभी आंदोलन बन जाता है। आंदोलन करने के बाद वही फिर विद्रोह हो जाता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, आंदोलन, उसमें छोटी मोटी झड़प और खूब कर्री झड़प, तो फिर सीधा विद्रोह बन गया। ये थे सत्याग्रह, आंदोलन और विद्रोह, लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा इसमें क्रियाकलाप का थोड़ा अंतर है। तो राजकुमार के शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी अब भारत के आंदोलनों में पदार्पण चंपारण सत्याग्रह बिहार से करते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह बिहार से, तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में था वह बिहार चंपारण में था, जबकि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, अपने जीवन का पहला आंदोलन था, वह कहाँ था? वह अफ्रीका में था। वह वहाँ काले लोगों के लिए रंगभेद के विरोध में था, रंगभेद के विरोध में था। महात्मा गांधी के बारे में जब बताएंगे तब रंगभेद का विरोध क्यों हुआ था उसके बारे में वर्णन करेंगे।
ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर, अब राजकुमार शुक्ल क्यों ले गए थे वहाँ पर? चंपारण बिहार में एक कृषि की पद्धति प्रारंभ थी, 3 गठिया पद्धति। 3 गठिया पद्धति मतलब था 3 वर्ग गट्ठा, 3 वर्ग गट्ठा, अर्थात 1 बीघा में 1 बीघा होता, उस वहाँ होता था 20 वर्ग गट्ठा का, 20 वर्ग गट्ठा का 1 बीघा होता था। तो यहाँ पर अंग्रेजों की एक नीति थी, प्रत्येक 1 बीघा वाला व्यक्ति या प्रत्येक 20 वर्ग गट्ठा में 3 वर्ग गट्ठा आपको अनिवार्य है नील की खेती करनी है। उस नील की खेती का ना तो तुम्हें बीज दिया जाएगा, ना उस नील के बदले, उत्पादन के बदले तुम्हें उसकी कीमत चुकाई जाएगी। मतलब ये जबरन नील की खेती कराते थे और वहाँ से नील जबरन फ्री में ले जाते थे। कहाँ? चंपारण बिहार से। तो ये पद्धति 3 गठिया पद्धति। तो चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह चलाया था, ये चंपारण में ये 3 गठिया पद्धति के विरुद्ध चलाया था। ठीक ना। यहाँ पर इन्होंने 3 गठिया पद्धति के विरुद्ध चलाया तो यहाँ पर इन्होंने सफलता हासिल की। ठीक ना। यहाँ पर किसानों को मुक्त करा दिया था। यहाँ पर एक तो परेशानी ये थी, ये बीज और लागत भी नहीं देते थे अंग्रेज। दूसरी परेशानी ये थी कि ये यहाँ से फ्री में बिना लागत या बिना किसी कीमत के ये यहाँ से नील जबरदस्ती ये ले जाते थे। तीसरी एक नुकसान ये था कि जहाँ नील की खेती पैदा हो जाती थी वहाँ खेत बंजर हो जाता था, तो किसान यहाँ पर बहुत प्रताड़ित थे। तो 3 वर्ग गट्ठा में से 20 वर्ग गट्ठा में से 3 वर्ग गट्ठा की नील की खेती की पद्धति 3 गठिया पद्धति कही गई। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया और 3 गठिया पद्धति को समाप्त किया। महात्मा गांधी यहाँ पर सफल रहे थे। 3 गठिया पद्धति को प्रारंभ किया तो महात्मा गांधी को चंपारण कौन ले गया था? ये ले गए थे राजकुमार शुक्ल, महात्मा चंपारण ले गए थे। अब 1917 के बाद अगली घटना आती है 1918। 1918 में खेड़ा में एक सत्याग्रह होता है, गुजरात के खेड़ा में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, यह मुस्लिमों द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी ने इसमें मुस्लिमों का सहयोग किया। मुस्लिमों का सहयोग ये इसलिए किया था क्योंकि जो 3 गठिया पद्धति थी इसमें गुजरात के कई मुसलमानों ने, बिहार के कई मुस्लिम व्यक्तियों ने महात्मा गांधी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो महात्मा गांधी यहाँ पर मुस्लिमों को साथ लेना चाहते थे भारत की आज़ादी करने के लिए। भारत की आज़ादी के लिए मुस्लिमों को साथ लेकर भी चले थे और मुस्लिमों के साथ गए भी थे। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये मुस्लिमों का था और इसमें महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को अपने साथ रखने के लिए इस आंदोलन में भाग भी लिया था। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन। रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में ही। तो 1919 में ही हुआ था। रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस खिलाफत आंदोलन ये अंग्रेजों के खिलाफ था, इसमें भी महात्मा गांधी ने साथ दिया था। इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रॉलेट एक्ट को ही भारतीय इतिहासकारों द्वारा अंधा कानून कहा गया था। अंधा कानून कहा गया था। यहाँ पर किसी को संदेहजनक, ब्रिटिश अधिकारियों को संदेह हुआ करता था कि कोई व्यक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। केवल संदेह होने पर कोई व्यक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, उसे उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता था। केवल संदेह पर सीधा जेल में डाल दिया जाता था। तो इसे कहा गया था काला कानून या अंधा कानून। लेकिन जब बन के आया था इसका, तब एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट और इसमें था ना कोई वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना अपील, सीधा जलील। मतलब सीधा उठा के फेंक दिया जाता था और 2 साल तक ये जेल में रखे जाते। 2 साल के लिए थी इनकी सज़ा। 2 साल तक के लिए इन व्यक्तियों को जेल में रखा जाता था जिन्हें संदेहजनक उठा लिया जाता था। 2 साल में इनसे ना तो कोई मिलाई करने जाता था, ना ये किसी प्रकार अपील कर सकते थे रिहाई करने की, ना कोई ये वकील कर सकते थे। अब पता नहीं अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी ये क्या करें, किसी भी व्यक्ति को उठा लें और 2 साल के अंदर उसकी किडनी निकाल के बेच दें, ये क्या करते क्या ना करते।
तो इसका बहुत भारी मात्रा में विरोध हुआ 1919 में। भारी मात्रा में विरोध होता है। ये विरोध सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ये अमृतसर से। अमृतसर में दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। दो व्यक्ति थे, एक डॉक्टर से पेशे से एक डॉक्टर थे और एक पेशे से मास्टर थे। तो रॉलेट एक्ट का जो विरोध में रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट अंधा कानून या काला कानून, जिसके तहत सबसे पहले दो भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, वह थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। जब रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट के तहत दो भारतीय व्यक्तियों को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक सभा का गठन किया जाता है। यहाँ पर एक सभा का गठन किया जाता है। वह क्या आता है अमृतसर में। वह एक व्यक्ति होता है जिल्ली। एक जिल्ली नामक व्यक्ति था। जिल्ली नामक व्यक्ति की निजी संपत्ति थी। जिल्ली नामक व्यक्ति की निजी संपत्ति थी जो कहा गया था जलियांवाला बाग। जिल्ली नामक व्यक्ति की एक निजी संपत्ति थी जो जलियांवाले बाग के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर एक बाग था और जिसकी चारों तरफ 3 मंजिल ऊंची इमारतें थीं, जैसे एक ये और एक ये। यहाँ पर छोटे छोटे 3 गेट हुआ करते थे तीनों तरफ। जो जिल्ली नामक व्यक्ति का बाग था उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की थी। यहाँ पर डबल मंजिल, फिर डबल मंजिल, फिर डबल मंजिल। एक बड़े अमीर व्यक्ति थे और इसके ऊपर एक तीसरी मंजिल और एक इसके ऊपर तीसरी मंजिल और इसके ऊपर एक तीसरी मंजिल। अर्थात एक जिल्ली नामक व्यक्ति का एक बाग था, ठीक है। इसमें अंदर पेड़ लगे हुए थे, ये बाग था और इसी में पानी पीने के लिए एक कुआं भी था, ठीक है ना। तो अंग्रेज किसी प्रकार से अत्याचार न कर दें इसलिए के भय से बचने के लिए भारतीयों ने एक शांति सभा का आयोजन किया था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए एक शांति सभा का आयोजन कर रहे थे। यहाँ पर कर रहे थे शांति सभा का आयोजन। शांति सभा का जो आयोजन कर रहे थे उस समय यहाँ पर एक व्यक्ति होता है अमृतसर का। जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता था हंसराज व्यक्ति था। हंसराज व्यक्ति ने ब्रिटिश अधिकारी, यहाँ का एक गवर्नर था और एक ब्रिटिश सेना का जनरल गवर्नर था। यहाँ का एक गवर्नर था उस समय, वह था ओडायर। यहाँ का एक गवर्नर था, उसका नाम था ओडायर। और जो रियल में जो जनरल गवर्नर था, जो ब्रिटिश सेना का जनरल गवर्नर था, हाँ जनरल या गवर्नर जनरल, जो बड़ा वाला अधिकारी था उसका नाम था आर डायर। यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, जनरल डायर, आर डायर और ओ डायर। लेकिन आपको वनडे एग्जाम के लिए ओ डायर और आर डायर में कोई अंतर नहीं पहचानना। आप बस इतनी जाने कि हाँ उधम सिंह ने जो मारा था वह जनरल डायर को मारा था और जलियांवाले बाग हत्याकांड को जो अंजाम दिया था वह भी जनरल डायर ने दिया था। दोनों डायर ही थे, ओ डायर या आर डायर। इससे आप वनडे एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक भारतीय व्यक्ति था हंसराज ने पहले ओ डायर को सूचना दी। तो ओ डायर ने अपने ऊपर एक बड़ा अधिकारी था जनरल डायर, ठीक ना। तो जनरल आर डायर को इसने सूचना दे दी ओ डायर ने। तो जनरल आर डायर अपने साथ एक 40 सैनिकों का एक बेड़ा लेके आता है। और वह क्या करता है, 2 दरवाजे इसके बंद करा देता है। जो जलियांवाले बाग में जो छोटे छोटे 6 फुट के मात्र दरवाजे थे, यहाँ पर कोई लूट लपेट ना करे, ये बड़े व्यक्ति की एक संपत्ति थी। तो इनके 2 दरवाजों को बंद कराता है जनरल डायर। 2 दरवाजों को बंद कराता है। एक दरवाजे में लगातार सैनिकों को प्रवेश कराता है, 40 को, ठीक ना। 40 को खड़ा कराता है 2 पंक्तियों में, 10 को बैठालता है, 10 को खड़ा करता है। अर्थात यहाँ पर लगातार गोलियाँ चलाने के लिए 1-2 पंक्तियों में खड़ा करता है, 10 को बैठाल के और 10 को खड़ा करने के लिए। क्योंकि जो झुके तो उसे लचे हुए गोली लगे और जो सीधा खड़ा होकर भागे उसे खड़े हुए सैनिक की गोली लगे। तो यहाँ पर 40 सैनिकों ले जाता है, 20 को बैठा लेता है, 20 को खड़ा कर लेता है। तो आदेश दे देता है गोली चलाने का। तो यहाँ पर हमारी जो भारतीय जनता होती है वह काफ़ी निहत्थी होती है। यहाँ पर निहत्थी होती है क्योंकि यहाँ पर जो शांति सभा का आयोजन हुआ था, शांति सभा के आयोजन में सीधा ये कह दिया गया था भारतीयों द्वारा कि जो व्यक्ति लेके आएगा वह ना किसी प्रकार का डंडा और ना किसी प्रकार का झंडा, कोई डंडा झंडा कुछ नहीं, बिल्कुल निहत्थे आना, हमें शांति सभा का आयोजन करना, ना कि किसी से लड़ाई करनी है।
तो यहाँ पर जो जनता एकत्र होती है लगभग में बताया जाता है लगभग 2 से 2,500 जनता एकत्र हुई थी। जो जनता एकत्र होती है वह सब बिल्कुल निहत्ती होती है, इसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल होते हैं जो इस शांति सभा में भाग लेते हैं। ये व्यक्ति हंसराज दे देता है जानकारी इनके डायरों को, जानकारी देता है। डायर आता है, लगातार इन पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाता है। तो बताया जाता है कि इसमें कुछ व्यक्ति जो खड़े होकर भागे थे उनके गोलियां लगी। तो गोलियां लगने की वजह की डर से कुछ व्यक्ति यहाँ पर एक कुआं था उस कुएं में कूद गए। कुछ व्यक्ति एक कुएं में कूद जाते हैं। कुएं में अगर 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, 4 कुत्ते बच भी जाते भाई, बचने के लिए कुओं में बहुत बड़ी मात्रा में लोग कूदते गए। बड़ी मात्रा में कूदे तो नीचे वाले बेचारे दब के मर गए, ऊपर वाले नीचे वाले कूद के मर गए। अर्थात जितने भी कुएं में कूदे थे वो सब मारे गए। कुएं में कुछ लाशें प्राप्त हुई थी, फिलहाल उनकी मुझे कंठस्थ संख्या पता नहीं है, लगभग में शायद 150 होंगी, फिलहाल बता दी जाएंगी आगे कितने व्यक्ति मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अर्थात यहाँ पर अगर भारतीयों की एक रिपोर्ट पेश करी गई थी उसके द्वारा बताया गया था इसमें लगभग 1000 से अधिक 1100 के आसपास लोग मरे हैं, जबकि अंग्रेज़ों की तरफ से जो एक यहाँ पर रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें ना के बराबर व्यक्ति बताए गए थे। यहाँ ज़्यादा व्यक्ति नहीं मरे हैं, यहाँ हमारे 1000 के आसपास व्यक्ति मारे गए थे। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अमृतसर में था। ये जिल्ली नामक एक व्यक्ति की निजी संपत्ति थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में रॉलेट एक्ट का अंधा कानून आया जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया जाता है। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन चला था, इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चला था रॉलेट एक्ट के विरोध में। और 1919 में ही एक घटना घट जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो मानवता को शर्मसार कर देती है। 1919 में 1919 के बाद 1920 में और हाँ, अगर सरल भाषा में और कहा जाए कि जब 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हमारी तमाम भारतीय नागरिक मारे गए, महिला, पुरुष, बच्चे सब मारे जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में भारतीयों में आक्रोश हो जाता है। तो फिर भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा दी गई भारतीयों को बहुत सी उपाधियां वापस कर जाती हैं। जैसे महात्मा गांधी एक सदस्य थे जमनालाल बजाज, तो जमनालाल बजाज ने यहाँ पर इस क्रांति ये 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर अपनी राय बहादुर की उपाधि, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। किसने? जमनालाल बजाज ने। यहाँ महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को 1919 में जब 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उसमें ब्रिटेन की महारानी द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि अथवा सर की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड जो उपाधि वह अपने नाम के आगे सर लगाया करता था। तो यहाँ पर जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी और महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर एवं नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और हाँ, इसी के साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार भी वापस कर दिया था। नोबेल पुरस्कार उठाया और फेंक क्यों आए थे? यहाँ पर जब भारतीय नागरिक बड़ी मात्रा मारे गए हैं तो कई भारतीयों द्वारा इन व्यक्तियों से कहा गया सही है, आप इनमें सहयोग करिए, भारतीयों को लगातार मरवाइए, आपको तो उपाधियाँ मिल रही हैं और अवार्ड मिल रहे हैं, तुम्हें तो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। जब इस बात को सुन के रविन्द्रनाथ टैगोर जब बहुत तंग आ गए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बेबस में होकर, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहना चाहिए मेरे शब्दों में कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेबस होकर इनके नोबेल पुरस्कार को वापस करना पड़ा। और यही महात्मा गांधी के साथ हुआ था और यही इनके शिष्य थे जमनालाल बजाज, ठीक है, उनके द्वारा हुआ था। उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। हाँ, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और केसर-ए-हिंद की उपाधि करने के तुरंत बाद एक अंग्रेजों के विरोध में एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1920 में चला था। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि राय बहादुर की उपाधि और केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन से पूर्व वापस करी गई थी? तो भाई वापस करने के बाद ही तो असहयोग आंदोलन चलाया था। तो 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। तो 1920 में तो यहाँ पर पूछा जाता है किस आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस करी थी? केसर-ए-हिंद उपाधि की वापस करने के बाद ही तो असहयोग आंदोलन चलाया था। तो असहयोग आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस करी थी। अगर पूछा जाता है किस घटना के बाद करी थी, तो फिर 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद करी थी।
ठीक ना। यहाँ पर पूछा था जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि कब वापस करी थी, तो असहयोग आंदोलन से पूर्व उपाधि वापस करी थी। राय बहादुर की किस घटना के बाद करी थी, तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद राय बहादुर की उपाधि वापस करी थी, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर केवल रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना से पहले तो नहीं पूछा जाता, क्यों उनका असहयोग आंदोलन से ज़्यादा योगदान भी नहीं था, ठीक ना। योगदान प्रारंभ तो महात्मा गांधी ने किया था। तो अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ पूछा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बस इतना पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी अथवा नोबेल पुरस्कार को वापस कर दिया था। वो कर दिया था 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस करना पड़ा। जब रविन्द्रनाथ टैगोर वापस कर देते हैं तो अंग्रेज रविन्द्रनाथ टैगोर से भी कुछ नाराज़गी मान जाते हैं। उस समय इनके जो एक बहनोई होते थे एस.एन. बनर्जी इनके जो बहनोई होते उस समय ये इस समय ये असम में कार्यरत होते थे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने एस.एन. बनर्जी को असम में पद से बर्खास्त कर दिया कार्य न कर पाने के कारण। वो तो एक बहाना था, बर्खास्त तो इसलिए किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीयों के साथ थे। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शब्द भी बोला था जब नोबेल पुरस्कार वापस किया था कि मुझे कोई भी उपाधि वापस करनी पड़े मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं अपने भारतीयों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था। वापस करनी पड़ी तो कर दी, है ना। और अगर बात करें सत्यनारायण टैगोर और एस.एन. बनर्जी ने, ये दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठी थे भाई, एक बहनोई थे और एक भाई थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अंग्रेज़ों से बहुत अच्छी बनती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता थे, ठीक ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे वह अंग्रेजी सेवा में उस समय एक वकील थे, अंग्रेज सेवा में एक वकील थे। तो अंग्रेज़ों की टैगोर परिवार से बहुत अच्छी घुली मिली चलती थी। तो जब सत्यनारायण टैगोर जब पहली परीक्षा देने जाते हैं लंदन ICS की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कह दिया जाता है अंग्रेज़ों से कि भाई मेरा भाई आ रहा है, देख लियो। तो देख लिया जाता है, पहली परीक्षा पास हो जाती है। फिर पहुंचते हैं इनके बहनोई एस.एन. बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक संदेश पैगाम भेज दिया जाता है, भाई मेरे जीजा आ रहे हैं ICS की परीक्षा देने, भाई देख लियो, टीम से कह दियो जो ICS की परीक्षा लेने वाली थी, ठीक है। उन्हें भी देख लिया जाता है, उन्हें भी कलेक्टर बना दिया जाता है। अब योग्यता के अनुसार बनाया गया हो, कैसे बनाया गया हो, फिलहाल लंदन में परीक्षा देने वाला व्यक्ति योग्य हुआ करता था, लंदन जाकर परीक्षा देते थे, तो उन्हें बना दिया गया। उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर के भारतीयों के हित में खड़ा होने के कारण इनके बहनोई को असम से बर्खास्त कर दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बहनोई एस.एन. बनर्जी को कलेक्टर पद से कहाँ से बर्खास्त किया गया था, असम से बर्खास्त किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई को असम से बर्खास्त कर दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलनकारियों ने 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरा चौरी नामक चौकी में थे असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलनकारियों के आंदोलन को रोकने के लिए 20 पुलिस सैनिक और एक इनका दरोगा, ये 21 लोग इनके आंदोलन को रोकने जाते हैं। तो आंदोलन जब नहीं रुकता है तो ये गोलीबारी करने लगते हैं। जब गोलीबारी करने लगते हैं तो वहाँ के असहयोग आंदोलनकारी जो थे वह असहयोग आंदोलनकारी एकजुट होकर उग्र हो जाते हैं और इन 21 को पकड़ के और इसी चौकी में बंद करने के बाद पेट्रोल डालकर और मिट्टी का तेल डालकर और उस चौकी में आग लगा देते हैं। अर्थात यहाँ पर 21 कर्मचारी, ब्रिटिश कर्मचारी यहाँ पर जल जाते हैं और मर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना होती है। ये घटना किसने करी थी? असहयोग आंदोलनकारियों ने। असहयोग आंदोलनकारी किनके समर्थक थे? ये थे महात्मा गांधी के समर्थक। तो इस दोष में महात्मा गांधी को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो 1922 में महात्मा गांधी को यरबदा जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है, यरबदा जेल में बंद कर दिया जाता है। तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। ये इसमें लगभग 21 कर्मचारी, 21 पुलिस कर्मचारी इसमें जल चुके थे 1922 में। अच्छा, समय के क्रम में हम थोड़ा 1922 से पीछे और आते हैं, अर्थात 1915 की एक प्रमुख घटना थी। तो 1915 में एक घटना हुई थी जो अलीगढ़ के थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर लगातार मुस्लिम लोग विद्रोह कर रहे थे अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए, अर्थात अंग्रेजों को भगाकर मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। यहाँ अंग्रेजों का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था, तो राजा महेंद्र प्रताप अपनी शक्तिशाली एक सेना का निर्माण करते हैं और चले जाते हैं काबुल, अफगानिस्तान। तो 1915 में अलीगढ़ के राजा थे ये, अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप, अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप ये जाते हैं काबुल। काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, काबुल में अपनी सरकार बना देते हैं। काबुल अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और उसके राष्ट्रपति स्वयं बनते हैं राजा महेंद्र प्रताप, और वहाँ पे जाके स्वयं राष्ट्रपति बनते हैं और कई भारतीयों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। ये थे राजा महेंद्र प्रताप। तो इन्हीं राजा महेंद्र प्रताप को याद करते हुए अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, वो करी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निकट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निकट एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। उसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय। तो 2021 में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक अलीगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापना करी जाती है, जिसका नाम होता है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। AMU के पास में ही करी गई थी। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी भारत आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत आया, और 1919 में ही काला कानून, रॉलेट एक्ट या अंधा कानून भारत आया था। शेष आधुनिक भारत के 1950 मतलब भारत में गणतंत्र लागू होने तक की घटनाएं मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे। सारी क्रमबद्ध घटनाएं जो परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है।